इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी यानी शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जो शैवाल होते हैं ये काफ़ी हर जगह पाए जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। जैसे कि ये भोजन के रूप में उपयोग होते हैं ना। सबसे पहला क्या है कि एज ए फूड ये उपयोग होते हैं। ठीक, जैसे स्पाइरुलिना नाम का एक जो शैवाल है ये प्रोटीन सोर्स के रूप में काफ़ी यूज किया जाता है ना। ठीक, इसका पाउडर आता है। क्लोरेला पायरिनिडोसा, ये भी फूड सप्लीमेंट टैबलेट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अल्वा है, ये ग्रीन एल्गी है जिसको सुखाकर और नमक मिलाकर भी हम खाते हैं, या फिर इसको सैलेड के रूप में भी यूज किया जाता है। इसका सूप भी बनाया जाता है। ठीक है, सैलेड यानी सलाद के रूप में भी खाया जाता है। अल्वा लैक्टुका एक स्पीसीज है, स्पेशली इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। तो एज ए फूड बहुत सारे स्पीसीज यूज किए जाते हैं। लेमनेरिया डुरवेलिया भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेमनेरिया और डुरवेलिया को भी सुखाकर यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पोरफायरा है जिसको लवर भी कहते हैं, ये भी खाने के लिए उपयोग किया जाता है। लेमनेरिया, अल्वा और पोरफायरा जो है ये पत्ती की जैसी इसके थैलस होता है, तो उसको खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। खासकर चाइना, जापान में, चिली में भी, है ना। इसके अलावा और भी देशों में उपयोग किया जाता है। फिलीपींस में भी यूज होता है। ठीक है, कॉलरपा रेसिमोसा भी उपयोग होता है अलग अलग देशों में, जैसे फिलीपींस में यूज होता है ये। ठीक, कुछ को सुखाकर इसको एल्गी वेफर्स के रूप में भी बेचा जाता है ना। क्लोरेला जो है ये स्पेस में यानी अंतरिक्ष उड़ानों में ये टैबलेट इसके यूज करने के लिए उपयोग किया जा रहा है ना। इसको डेवलप किया गया है कि अंतरिक्ष उड़ानों में भोजन को कैसे रखा जाए, है ना, कैसे यूज किया जाए। तो क्लोरेला से फूड सप्लीमेंट टैबलेट डेवलप की गई हैं। ठीक है, तो भोजन के रूप में इंसानों के लिए तो यूज होता ही है। इसके अलावा ये एनिमल्स के लिए भी उपयोग होता है। एनिमल्स के लिए जब यूज होता है तब इसको हम फॉडर कहते हैं, एल्गी एज फॉडर। ठीक, एनिमल्स में ये हम अपने कैटल्स को भी देते हैं। कैटल्स यानी जो घास चरने वाले जानवर होते हैं। ठीक है, ये नेचुरली अगर हम देखें तो नेचुरली ये जलीय जीवों के लिए तो भोजन का काम करता ही है, जलीय जीवों के लिए। जैसे एल्गी को कौन खाता है? जो जल में रहने वाले छोटे जान जीव होते हैं, मछलियाँ होती हैं, जो फिश होते हैं, वो एल्गी को भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, जो समुद्री शैवाल हैं जिनको हम सी वीड्स कहते हैं, वो कैटल्स के लिए भी यूज किया जाता है, पोल्ट्री फार्म में भी यूज किया जाता है, मुर्गी पालन में, और पिग्स को भी भोजन के रूप में दिया जाता है कुछ इलाकों में, अलग अलग देश में ना। एस्कोफिलम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, ये सब क्या है जो फोडर के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैक्रोसिस्टिस, रोडोमेनिया, पेल्वेसिया भी उपयोग होता है। मैक्रोसिस्टिस जो है ये तो सबसे बड़े साइज का थैलस होता है, ये सबसे बड़ी शैवाल है ये। ठीक, ये ब्राउन एल्गी के अंतर्गत आता है मैक्रोसिस्टिस। ओके, आगे देखें, अगर मेडिसिन के रूप में यूज होता है कुछ एल्गी, जैसे क्लोरेला में क्लोरेलिन नाम का एक एंटीबायोटिक देखने को मिलता है ना। तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है, मतलब जीवाणु या दूसरे जो रोग फैलाने वाले जीव हैं उनको नष्ट करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है मेनली बैक्टीरिया के लिए। एंटीवायरल के रूप में क्लेडोफोरा और लिंगविया से कुछ पदार्थ निकाले गए हैं। लेमिनेरिया में आयोडीन होता है। ठीक है, जो कि आयोडीन गॉइटर रोग के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक, तो आयोडीन लेमिनेरिया से निकाला जाता है। इसके अलावा कैरल्स ऑर्डर के अगर मेंबर्स देखें, जैसे कारा, ये लार्वा किलर का काम करता है, मतलब इसमें लार्विसाइडल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको मॉस्क्विटो लार्वा को नष्ट करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, कैराजिनन एक्सट्रैक्ट है। कैराजिनन एक ये सीवीड पॉलीसेक्राइड है। सीवीड यानी जो समुद्र में एल्गी होते हैं उनको सीवीड कहते हैं ना। तो ये कैराजिनन नाम का एक प्रोडक्ट निकाला जाता है जो कि एक पॉलीसेक्राइड है, शुगर है, जो कि ब्लड कोगुलेंट का काम करता है, यानी ब्लड को थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक है, कौन?
कैराजिनन नाम का जो प्रोडक्ट होता है, तो इसको मेडिसिनल तौर पे यूज किया जाता है। इसके अलावा भी अगार अगार जो है लग्जेटिव के रूप में यूज किया जाता है। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं एल्गी में। ठीक, आयोडीन प्राप्त किया जाता है ब्राउन एल्गी से, जिनको हम केल्प कहते हैं। ब्राउन एल्गीज को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में एक कॉमन टर्म है केल्प, है ना, तो केल्प भी कहा जाता है। तो इसके लेमिनेरिया से, फ्यूकस से, एक्लोनिया, एसेनिया, ये जो मेंबर्स हैं इनमें आयोडीन पाया जाता है और काफ़ी मात्रा में आयोडीन निकाला जाता है। जापान में ये सैकड़ों टन आयोडीन निकाला जाता है प्रतिवर्ष। इसके अलावा ब्रोमीन, पोटेशियम और सोडियम भी निकाले जाते हैं। ब्रोमीन, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। ब्रोमीन ये ग्रीन एल्गी में भी होता है, रेड एल्गी में। ठीक, डायटोमाइट ये एक प्रकार का प्रोडक्ट है जो कि डायटम्स से देखने को मिलता है। डायटम्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार के एक कोशिकीय शैवाल हैं जो कि बेसिलरियोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एल्गी में आपने पढ़ा होगा कि बेसिलरियोफाइटा, तो उस डिवीजन के अंतर्गत जो आते हैं मेंबर उसको डायटम्स कहते हैं। वन सिंगल सेल के होते हैं ये, और इनकी जो सेल वॉल होती है सिलिशियस होती है। सिलिशियस का अर्थ है कि इसमें सिलिका का डिपॉजिट होता है, ठीक है, जिसके कारण ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। सिलिका सिलिकॉन से बना हुआ होता है ना, ठीक है। तो इसी कारण से जब ये डायटम्स मरते हैं और समुद्र की सतह पर जमते जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो क्या बनाते हैं ये रॉक लाइक डिपॉजिट्स इन सी फ्लोर। समुद्र की सतह पर चट्टान की तरह ये जम जाते हैं मरने पर ना। तो इसी कारण से जो ये डिपॉजिट है इसी को ही हम कहते हैं डायटोमाइट। ठीक, तो डायटोमाइट जो होता है ये पोरस होता है, मतलब छिद्र युक्त होता है, इनसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता है, और केमिकली इनर्ट होता है, यानी केमिकल से ज़्यादा रिएक्शन ये नहीं करता है। फायर प्रूफ भी होता है, एब्जॉर्बेंट का काम करता है ना। छिद्र युक्त है मतलब वो सोखने का काम करेगा, एब्जॉर्बेंट का काम करेगा, ठीक है। इनर्ट है केमिकली, यानी फायर प्रूफ भी का भी काम करता है। और चूँकि ये पोरस है इसलिए ये इंसुलेटर के रूप में काफ़ी यूज किया जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट में पहले किया जाता था, ठीक, रेफ्रिजरेंट में, जिससे उसके अंदर की जो ठंडाहट है तो बाहर की गर्मी अंदर न जाने पाए, ठीक है, जिससे अंदर की जो वस्तुएं हैं वो ठंडी रह सकें रेफ्रिजरेटर में, है ना। पाइप्स को, जैसे गर्म या ठंडे पानी के जो पाइप्स हैं उसको भी इंसुलेट करने के लिए यूज होता है। फर्नेसेस को भी, है ना, फर्नेसेस के अंदर में क्या होती है, आग जलती है ना, तो उसकी जो गर्मी है वो बाहर ना निकले, इसलिए भी इंसुलेटर के रूप में यूज होता है। इंसुलेटिंग ब्रिक्स भी बनाए जाते हैं, यानी ईंट बनाए जाते हैं जिससे गर्मी बाहर न जाए। उन ईंटों से अगर दीवार बनाएंगे हम तो क्या होगा कि टेम्परेचर अंदर का जिधर ज़्यादा है उससे आर पार टेम्परेचर बहुत मूवमेंट कम होगा, तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। तो कांस्टेंट रूम टेम्परेचर के लिए इसको बनाया जाता है। यदि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो बना रहे, वो अंदर की गर्मी, रूम के अंदर की गर्मी बाहर न निकले, इसके लिए कांस्टेंट रूम टेम्परेचर रखने के लिए यूज होता है इंसुलेटिंग ब्रिक्स। साउंड प्रूफिंग मटेरियल के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। कुछ जगहों पर बेस बनाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है, चूँकि ये कुशन के समान होते हैं, पोरस होते हैं, इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे और भी यूज हैं, हालांकि आजकल इनका कम यूज होता है। एल्गी एज फर्टिलाइज़र, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्टिलाइज़र यानी खेतों में उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र। तो सीवीड्स यानी समुद्री शैवाल जो हैं, मैरीन एल्गी हैं, इनमें क्या होता है कि मिनरल्स और साल्ट्स बहुत मात्रा में एकत्रित होता है इनकी सेल्स में, तो इसलिए भी ये फर्टिलाइज़र की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनको डायरेक्ट भी हम खेतों में डालकर प्लाऊ कर देते हैं या जला देते हैं सुखाने के बाद, ठीक है, या फिर इनसे एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट भी निकाला जा रहा है आजकल, जो कि खेतों में डाला जाता है। क्योंकि इनमें बहुत सारे, इनकी सेल्स में बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो उनके थैलस से ही डायरेक्ट हम लिक्विड ही निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसको हम फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है, ठीक है, यानी वातावरण के जो N2 है, नाइट्रोजन गैस,
इसको ये नाइट्रेट नाइट्राइट के रूप में फिक्स कर सकते हैं या अमोनियम के रूप में, ठीक है। पहले अमोनियम के रूप में करते हैं, बाद में नाइट्रेट नाइट्राइट में चेंज हो जाता है। तो इसमें कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, एनाबीना, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इनको राइस फील्ड में भी कल्टीवेट करने पर वहाँ पर नाइट्रोजन को पूरा किया जा सकता है, मतलब नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा बैरन फील्ड में यानी बंजर भूमि में भी ब्लू ग्रीन एल्गी को कल्टीवेट करने से उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सी बीड से डायरेक्ट फर्टिलाइजर मिलता है ना। इसके अलावा देखें तो कुछ मेंबर से ग्लू मिलता है, ठीक है। ग्लू यानी गम जो होता है चिपकाने के लिए उपयोग होता है, या पेपर या क्लॉथ साइजिंग में भी उपयोग होता है ना, ठीक है। तो ग्लियोपेल्टिस फॉर्केटा जो कि एक रेड एल्गी है, इससे ग्लू निकाला जाता है, ठीक है। तो ये ग्लू हो गया। उसके बाद हम देखें सीवीड पॉलीसेकेराइड होते हैं कुछ, जैसे अगार अगार, एल्जीनिक एसिड और कैराजिनन। ये क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड यानी कॉम्प्लेक्स शुगर हैं ये, जैसे ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल बन के स्टार्च बनाते हैं ना, तो स्टार्च एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज भी पॉलीसेकेराइड है ना। तो उसी तरीके से इनमें कुछ स्पेशल टाइप के पॉलीसेकेराइड मिलते हैं जो कि जेल की तरह होते हैं, चिपचिपे होते हैं ना। तो पहला देखते हैं अगार अगार। अगार अगार एक जेल के समान पदार्थ है जो कि चिकना होता है, चिपचिपा होता है। ये जिजार्टिना, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया जैसे लाल शैवालों से मिलता है। जापान में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है इन शैवालों से, ठीक है। ये क्या होता है? गैलेक्टोज का पॉलीसेकेराइड है, साथ में सल्फेट भी इसमें उपस्थित होता है। गैलेक्टोज और सल्फेट मिलके पॉलीसेकेराइड आपस में बनाते हैं ना। तो बहुत सारे गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, ठीक। तो अगार अगार का जो उपयोग की बात करें तो इसका हम कल्चर मीडियम में बेस के रूप में भी उपयोग करते हैं। बेस यानी आधार के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कल्चर मीडियम में लिक्विड होता है, उसको अगर थोड़ा हम ठोस बनाना चाहें, ठीक है, तो हम इसमें अगार अगार मिलाते हैं जेल की तरह। तो क्या होता है कि वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, एकदम हार्ड नहीं होता बल्कि जेल की तरह हो जाता है, ठीक। तो ये कल्चर मीडियम में एल्गी को उगाने के लिए, चाहे टिश्यू कल्चर में, चाहे बैक्टीरिया को कल्चर करने में, फंगस कल्चर करने में अगार अगार यूज होता है, ठीक। इसके अलावा ये मेडिसिन्स में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में साइजिंग के लिए ना, फूड इंडस्ट्री में और डेयरी इंडस्ट्री में भी उपयोग होता है, डेयरी प्रोडक्ट में ना, जैसे आइसक्रीम वगैरह में उपयोग होता है। एल्जीनिक एसिड की बात करें तो यह भी पॉलीसेकेराइड है जो कि सी वीड्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सी वीड्स यानी समुद्री शैवालों से। समुद्री शैवाल ज़्यादातर ब्राउन एल्गी होते हैं या रेड एल्गी ना। तो इसमें एल्जीनिक एसिड ब्राउन एल्गी में जैसे लेमिनेरिया से मिलता है, एक्लोनिया, लेसोनिया, एसेनिया, मैक्रोसिस्टिस और एस्कोफिलन, ठीक है। तो एस्कोफिलम से ये इनके सेल वॉल में पाया जाता है। ये एक पॉलीसेकेराइड है। इसका इस केमिकल स्ट्रक्चर ये है C6H8O6, और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके जुड़े होंगे ना, तो पॉलीसेकेराइड बनाएगा। कैल्शियम साल्ट के रूप में इसको एल्जीन के नाम से जाना जाता है, और ये एल्जिनेट्स के रूप में भी प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। ये थिकनर्स के रूप में यूज होते हैं, मतलब गाढ़ा करने के लिए, किसी भी पदार्थ को गाढ़ा करना है तो थिकनर्स के रूप में। फूड इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स में भी, प्रिंटिंग पेस्ट्स इन टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा उद्योग में प्रिंटिंग करने में भी उसके पेस्ट बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। कपड़े में डिजाइन जो प्रिंट किया जाता है उसमें। इसके अलावा पेंट्स में यूज होते हैं। आइसक्रीम में स्टेबलाइजर के रूप में यूज होते हैं, जल्दी नहीं पिघलती है आइसक्रीम ना, तो आइसक्रीम में ये स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग होते हैं। इसके अलावा कैरिचिनन है, यह भी पॉलीसेकेराइड है जो कि सी वीड से मिलता है। ये लाल शैवाल कॉन्ड्रस क्रिस्पस से प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसको आयरिस मॉस भी कहा जाता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस को। इससे हमको प्राप्त होता है कैराजिनन पॉलीसेकेराइड। जिजार्टिना से भी कुछ मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। इसके यूजेज में क्या है? ये फूड के रूप में यूज होता है, फूड प्रोडक्ट्स में,
कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, सौंदर्य प्रसाधन में, टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में, फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन्स बनाने में भी यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, स्टेबलाइजर इमल्शंस के रूप में भी यूज होता है। ठीक, कैराजिनन। इसके अलावा एल्गी से हमको बायोफ्यूल्स भी प्राप्त होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बायोफ्यूल्स यानी जैव ईंधन, है ना। हमको पेड़ पौधों के बहुत सारे प्रोडक्ट से जैव ईंधन बनाया जा सकता है, हम जानते हैं। तो उसमें शैवाल भी आते हैं, शैवालों से भी कुछ चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस। देखिए, हाइड्रोजन गैस डायरेक्ट प्राप्त किया जा सकता है, जिसको बायो हाइड्रोजन कहेंगे, जीवित पदार्थों से मिल रहा है इसलिए। तो एक सवाल है क्लैमाइडोमोनास रेनहार्डटाई, क्लैमाइडोमोनास रेनहार्डटाई, इस शैवाल से डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, एक कंडीशन है कि इसको सल्फर की कमी के माध्यम में उगाया जाता है, जिस ऐसा कल्चर मीडियम जिसमें सल्फर ना हो। तब क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में बनती है और हाइड्रोजन गैस बनने लगती है। हाइड्रोजन गैस बनने के लिए एक एंजाइम होता है हाइड्रोजिनेज नाम का। ठीक है, हाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन में मदद करता है। तो इस सवाल में वो होता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में भी ये एंजाइम होता है हाइड्रोजिनेज, जो कि हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस को बायोफ्यूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है ना, इनसे हम हमारे गाड़ियाँ भी चल सकती हैं, वाहन चल सकते हैं ना, उद्योगों में भी इसको जलाकर एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा बायोएथेनॉल, बायोएथेनॉल किसी भी प्रकार के शुगर से फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जा सकता है। फर्मेंटेशन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, जैसे बहुत सारे जीवाणु होते हैं या ईस्ट होते हैं, है ना। ईस्ट आपने नाम सुना होगा, ईस्ट पाउडर आता है ना। तो ईस्ट से भी फर्मेंटेशन होता है। बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। तो किसी भी प्रकार का शुगर इसमें फर्मेंटेशन किया जा सकता है। तो एल्गी से भी हम शुगर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एल्गी में भी तो सेल्यूलोज है ना, सुक्रोज है, स्टार्च पाया जाता है। तो जो भोज्य पदार्थ स्टोरेज रहता है उसको सिंपल शुगर में तोड़ के यानी ग्लूकोज में तोड़ के फर्मेंटेशन किया जा सकता है। तो फर्मेंटेशन में एथेनॉल बनता है, ये एल्कोहल है, और ये एल्कोहल को आसानी से हम अपनी गाड़ियों में उपयोग कर सकते हैं। इवन बहुत सारे देशों में किया भी जा रहा है, हमारे देश में भी चालू कर दिया गया है, इसके लिए पॉलिसी बनी है। एथेनॉल या मेथेनॉल दोनों के लिए, दोनों को उपयोग किया जा सकता है ईंधन के रूप में। हमारे पेट्रोल में भी कुछ मात्रा में मिलाकर एथेनॉल यूज करने की बात की जा रही है ना। यानी पेट्रोल में डायरेक्ट एथेनॉल मिला के यूज किया जा सकता है। इवन एथेनॉल को तो 100% प्योर फॉर्म में भी गाड़ियों में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, गाड़ियों में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं गाड़ियों में उपयोग किया जा सकता है। तो बायो एथेनॉल भविष्य का ईंधन है, और भविष्य में जब डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो यही यूज होने वाला है, एथेनॉल। तो इसको भी हम एल्गी से प्राप्त कर सकते हैं, यानी शैवालों से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बायोडीजल, बायोडीजल किसी भी प्रकार का तेल हो या फैट हो, उसको ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन द्वारा बायोडीजल में बदला जा सकता है ना। ट्रांसएस्टरिफिकेशन के लिए हमको मेथेनॉल की ज़रूरत पड़ती है और एक कैटलिस्ट की, जैसे NaOH या सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा और हमको मेथेनॉल लगेगा। तो मेथेनॉल हम जब मिलाते हैं तेल में तो उसमें से ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और उसका फैटी एसिड वाला भाग अलग हो जाता है, और डायरेक्ट हम फैटी एसिड वाले भाग को यूज कर सकते हैं बायोडीजल के रूप में। तो किसी भी प्रकार का तेल हो, बायोडीजल बनाया जा सकता है, जैसे करंज से हमारे यहाँ बनाया भी जा रहा है। तो एल्गी से भी कुछ ऑयल हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ एल्गीज में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑयल बनता है, तो उसको कलेक्ट करके एल्गी से भी बायोडीजल बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये भी एक उपयोग हो गया एल्गी का, शैवाल का। इसके अलावा एल्गी का उपयोग होता है सीवेज डिस्पोजल में। सीवेज यानी जो वेस्ट पानी होता है, घरों का पानी या उद्योगों का पानी, जिसमें बहुत सारे प्रदूषक तत्व होते हैं, है ना। तो उसमें कुछ शैवालों को उगाया जा सकता है जो कि प्रदूषक तत्वों को कम करने में मदद करते हैं। क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूग्लिना, यूग्लिना को एल्गी में भी रखते हैं ना, क्योंकि ये इसमें फोटोसिंथेसिस का कैपेसिटी होता है।
ठीक है, एक अलग से क्लास ही बना दिया गया है यूग्लिनोफाइसी या यूग्लिनोफाइटा। ठीक, तो इसको वहाँ पर ग्रो करते हैं तो क्या होता है, सीवेज को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है ना, ट्रीटमेंट करके पानी को अलग कर लिया जाता है। ठीक, तो एल्गी का उपयोग इसमें भी होने की बात चल रही है। इसके अलावा बायो रिमेडिएशन में भी उपयोग होता है। जैसे किसी पानी जल में क्या है, बहुत सारे प्रदूषक तत्व हैं, तो जैसे पोरफायरा एक है, एक एल्गी है पोरफायरा, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। तो पोरफायरा एल्गी जो है ये कैडमियम जैसे प्रदूषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है ना, अमोनियम आयन को भी अवशोषित कर लेता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स हैं तो उनको भी अपने अवशोषित करके भोजन बना लेता है। इवन प्रदूषित पानी में जिसमें ये नाइट्रेट्स से ज़्यादा हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है, उसमें ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, यानी 3-4 दिन में ही ये बहुत तेज़ी से फैल जाएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको अवशोषित कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि जो पानी है उसमें प्रदूषक तत्व कम हो जाते हैं, ठीक है, जैसे किसी तालाब में या नदी में इसको ग्रोथ करके इसमें से प्रदूषक तत्व कम किया जा सकता है। तो इसको इस तरीके से जो हम पौधों को एल्गी को उगा कर प्रदूषक तत्वों को कम करने की बात करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में या जलीय इकोसिस्टम में, तो उसको हम कहते हैं बायो रिमेडिएशन। ठीक है, बायो रिमेडिएशन पर हम अलग से भी एक क्लास करेंगे। तो बायो रिमेडिएशन ये एल्गी के माध्यम से भी हो सकता है, तो ये भी इसका इकोनॉमिक फ़ायदा है ना। ठीक है, बायो रिमेडिएशन तो ये भी हमको फ़ायदा ही है एल्गी से। तो बायो रिमेडिएशन की बात भी हो रही है, सीवेज डिस्पोजल उसी के अंतर्गत आएगी ना।